नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा स्पेशल में। मोदी 2.0 यानी दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो गया है और इस मौके पर प्रधानमंत्री जी ने एक चिट्ठी लिखी देश के नाम, और उसमें वो सारे कामकाज बताए गए जो पिछले 1 वर्ष में, पिछले कह सकते हैं जब से सरकार बनी तब से अब तक में क्या क्या कामकाज हुए, इसका एक लेखा जोखा था। उसमें कोविड के लिए जो प्रयास किए गए केंद्र की तरफ से वो भी विस्तार से बताए गए, और एक तरीके से एक तस्वीर खींचने की कोशिश की गई कि नई सरकार जब बनी तो किस तरीके की चुनौतियां थीं, क्या क्या बड़े फैसले लिए गए, कुछ उसमें बहुत अहम फैसले सामने रखे गए, और एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार का 1 साल का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा गया। और इसी पे आज हम बातचीत करेंगे कि अब तक के ये जो बड़े फैसले ये क्या है, और इसमें डेफिनेटली कोविड भी एक बड़ा इशू होगा जिस पर भी बातचीत होगी। लेकिन शुरुआत इन सब इश्यूज़ के साथ करेंगे। जो सरकार ने 1 साल कामकाज किया कैसा रहा, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हमने इस चर्चा में शामिल किए हैं उनका आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ हैं राजीव जेटली जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ए.के. वाजपेयी जी हैं, उपाध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं। साथ ही बादल देवनाथ जी हैं, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं, और इनसे बातचीत करेंगे बंगाल के बारे में और इनकी राय क्या है। साथ ही आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी, 2 और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो है आलोचना समालोचना विषयों पे करते रहते हैं। तो आप सबसे बातचीत होगी। बस निवेदन शुरू में हमेशा की तरह कर देता हूँ कि निजी टिप्पणी ना करें और भाषा की मर्यादा बनाए रखें, क्योंकि हम सब मित्र लोग हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, आर्गुमेंट नहीं। तो शुरुआत में अखिलेश जी आपसे करना चाहूँगा। राजीव जी मैं थोड़ा सा आपके पास बात जाऊँगा 2-3 लोगों से पूछने के बाद, क्योंकि आपको भी जवाब देने होंगे। अखिलेश जी, 1 साल का लेखा जोखा प्रधानमंत्री जी ने रखा और कोई तामझाम नहीं कि बड़ा कोई जश्न मनाया गया हो या ऐसा कुछ नहीं। एक सिंपल से उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जो अखबारों में छपी और अब दिख रही है, उसमें अपने कामकाज का लेखा जोखा दिया, जिसमें कुछ बड़े फैसले बताए गए हैं कि सरकार ने लिए। संतुष्ट हैं आप कामकाज से 1 साल के? पहली बात मैं आपको बता दूं कि मुझसे कहा गया था कि फोन मिलाएंगे, लेकिन हमारी जो आपकी बात हो रही है वो कंप्यूटर से हो रही है। अगर फोन मिलाना सर एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम बहुत बढ़िया वीडियो है आपका, ऑडियो वीडियो दोनों बहुत बढ़िया है जी। आदरणीय मोदी जी की चिट्ठी मैंने देखी, सुबह जी पढ़ी भी, और अपेक्षा मैं करता था कि मोदी जी जो अपने 6 साल के कार्यकाल में या जब सत्ता में आए तो सबसे ज्यादा जिन चीजों पे वो जोर देते थे उसके बारे में लेखा जोखा जरूर देंगे, लेकिन उन सारे शब्दों का एक बार भी इस चिट्ठी में, और या मोदी जी अपने रोजाना के जो भाषण देते हैं, जीवनचर्या में स्पीचों का प्रयोग करते हैं, उनमें उनका जिक्र नहीं करते। जैसे अच्छे दिन, काला धन, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरियां, गंगा मैया की सफाई, काशी को काटो, दाऊद को लाऊंगा, पाकिस्तान को झुकाऊंगा, 10 सिर लाऊंगा, चीन को लाल लाल आंखें दिखाऊंगा, डॉलर को जमीन पे ला दूंगा, एक्सपोर्ट को दुगुना तिगुना कर दूंगा, किसानों की आय दुगुना कर दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, सबके लिए आवास प्रदान कर दूंगा, मेक इन इंडिया में बहुत बड़ा काम कर दूंगा, बुलेट ट्रेन चला दूंगा। दर्जनों इस तरह से उदाहरण है उनके। मैं कहिए तो पूरी लिस्ट है, बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन इस चिट्ठी में उसका कहीं जिक्र नहीं है। तो आप ये जान सकते हैं कि जो व्यक्ति जिन बातों को कह के सत्ता में आया हो और उन बातों का जिक्र भी नहीं कर रहा हो, और इस चिट्ठी में सिर्फ एक बात है, वो कहते हैं कि आत्मनिर्भर होना है। उन्होंने कह दिया कि आप जानो आपका काम जाने, हमारे से उम्मीद लगा के मत रखना। रोज लोग मर गए, ट्रेनों चली नहीं, फ्री की ट्रेनें चली नहीं, किसी भी प्रकार का आज पत्र की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी, नीरज जी, आज लोगों के खातों में पैसे की आवश्यकता है। जब पैसे की आवश्यकता है तो आदरणीय मोदी जी पत्र लिख रहे हैं। जब भूख लगी है, उन्हें आहार चाहिए, दूध चाहिए, माँ से मांग रहा है बेटा, तो उन्हें लोन दिया जाता है। कहा जाता है कि लोन की व्यवस्था कर दी गई है, जाके ले लेना। ये इस तरह से राज नहीं चलता है।
जनता कितनी त्राही है, और जरा सा लेस मात्र भी इन पत्रों में या कहीं मोदी जी के किसी भी वक्तव्य में पीड़ा नहीं झलकती है। बीजेपी के लोगों में भी लेस मात्र भी पीड़ा या दुख नहीं झलकता पिछले 2-3 महीनों से जो हो रहा है। अभी हमारे लोग बोलेंगे, देखिएगा किस तरह से दम और अहंकार के साथ बताते हैं, ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ कितना अच्छा अच्छा कर दिया है। तो ये जो जनता से दूर हट करके स्वयं आत्म प्रशंसा और पर निंदा की जो अवधारणा में अवतरित हो चुकी है बीजेपी, यह देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक और देशवासियों के लिए बहुत ही घातक है जी। और उसी का आज फिर एक बार देखने को मिल रहा है। क्या कौन सी उपलब्धि की आपने? ठीक है, चलिए। कोई भी वादे किए थे वो बताइए ना, मैंने ये पूरे कर दिए जी। जनता को, जिससे लाभ के वादे आपने किए हों। ए.के. वाजपेयी जी, आप तो सहयोगी हैं सरकार में, और बहुत सारी बातें अभी जो अखिलेश जी ने कही और उनका संदर्भ लेते हुए आप क्या कहेंगे? इसमें हम सीधा एक ही जवाब देंगे, इनकी पूरी लिस्ट का जवाब नहीं देंगे, और जवाब बड़ा सीधा है कि ये सारी की सारी लिस्ट जब 2014 में वादे किए थे तो बाकायदा 19 में जनता ने टेस्ट की और उस पर मोहर लगाई, और 19 के बाद जो है आज 1 साल हुआ है, और 1 साल के जो बड़े बड़े काम हैं वो अखिलेश जी की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार रही, वो 60-70 साल में भी नहीं कर पाई। वो हम लोगों ने बड़ी बखूबी किए और जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा 370 हटाने का, 35A हटाने का, 3 तलाक हटाने का। मतलब ये मुद्दे पे कभी सोचा जा सकता था कि इस पे भी कभी कोई बात करेगा? या एयर स्ट्राइक करने का, सर्जिकल स्ट्राइक करने, अब पुरानी बातों में हम नहीं जा रहे। देखिए आज के संदर्भ में क्या है कि कोरोना चल रहा है और कोरोना की लड़ाई हम जीतने की कगार पे हैं, चाहे आंकड़े भर रहे हैं, लेकिन अगर विश्व के सारे कंट्रियों का आप रिकॉर्ड और डाटा उठा के देखेंगे जो WHO ने कल शाम को रिलीज किया है, तो उसमें यह पाया जाएगा कि भारत की जनसंख्या 137 करोड़ होने के बावजूद भी 4000 मौतें हुई हैं। मौतें चाहे एक होए, लेकिन अगर आंकड़ों को कंपैरिजन करेंगे तो हमको ये मानना पड़ेगा कि हमने, प्रधानमंत्री जी ने सही समय पे सही डिसीजन लिया, जिसकी वजह से अभी हमारी स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। नंबर 1, देखिए ये संकट काल है, कोरोना के संकट काल में हम ये दावा नहीं कर रहे कि हमने 100% चीजें बाकायदा 100% चीजें करेक्ट कर दी हैं और कहीं मिसमैनेजमेंट भी नहीं हुआ है। हम ये नहीं कह रहे। संकट काल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो सकती है, लेकिन 4 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री जी अगर किसी की चिंता की और 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया तो मजदूर साथियों को लिए दिया, गरीब गुरबा के लिए दिया। अब इनका रोल देखिए, विपक्ष का रोल, जैसे इन्होंने अभी ये बातें गिनाई, कोरोना के संकट काल के दौरान भी ये सिंपल राजनीति करते रहे, और विपक्ष का जो धर्म होता है कि युद्ध के समय में या संकट के समय में सरकार को साथ खड़े हों, या सरकार को अगर कोई सलाह देनी है तो कंस्ट्रक्टिव सजेशन दें, वो इन्होंने नहीं किया। हमने लॉकडाउन लगाया तो कह रहे भाई लॉकडाउन क्यों लगा दिया, जबकि 19 मार्च का राहुल गांधी का ट्वीट खुद का है, उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन जल्दी लगाइए, अगर नहीं लगाएंगे तो देश में तबाही हो जाएगी। देखिए लॉकडाउन पंजाब ने लगाया 23 मार्च को, राजस्थान ने लगाया शायद 23 को और उसने 21 मार्च को। तो जब ये लॉकडाउन लगाए तो ठीक है, और अगर हम लगाए तो उसमें त्रुटि निकाल दें। फिर लॉकडाउन जब हमने एक्सटेंशन किया तो ये कह रहे भाई लॉकडाउन से कुछ नहीं होना, ये तो पॉज बटन है। देखिए मैं पूछता हूं इनसे, क्या लॉकडाउन के अलावा इस महामारी का कोई हमारे पास इलाज है? आंसर इज नो। तो देखिए इनकी बात ना करिए, बसों पे राजनीति की इन्होंने, ट्रेन की राजनीति की, मजदूरों के साथ राजनीति की, जी वाजपेयी जी, राज्य सरकारों को देने थे उस पर भी राजनीति की। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि विपक्षी पार्टियों ने विपक्षी धर्म पूरी तरीके से नहीं निभाया, जबकि हमने, जो हम विपक्ष में हुआ करते थे और कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी, 2 बार परिस्थिति बनी, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और चाइना के साथ युद्ध हुआ, तो विपक्ष का व्यवहार ये नहीं था, विपक्ष का व्यवहार ये था कि ये सरकार के साथ खड़े होते थे। जी ठीक है वाजपेयी जी, दोबारा आऊंगा तो आप करिएगा। एक राय मैं और ले लूं आशुतोष जी से, उसके बाद राजीव जी आपके पास आऊंगा। राजीव जी से जाने से पहले आशुतोष जी, देखिए दोनों, एक सहयोगी दल ने अपनी बात रखी और एक अखिलेश जी ने अपनी बात रखी।
बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए हैं। अब आलोचना ये हो रही कि कोविड में, मेरे पास जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसमें 12 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हज़ार की 3 किस्तें अभी चली गई हैं। फ्री राशन दिया जा रहा है, जनधन में 500-500 की 3 किस्तें जा चुकी हैं, और बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको नौकरी की व्यवस्था की जा रही है, उनको पहुंचाया जा रहा है बसों ट्रेनों से। तो ये सब काम नहीं है क्या? नहीं, हमारे ख्याल से आप कोरोना पे चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया है। कोरोना में नहीं, उससे पहले जो 4 उन्होंने गिनाए इसलिए हमने कहा उसको दोबारा नहीं करते। हाँ, बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैं आपको बता, देखिए अगर नरेंद्र मोदी जी की पिछले 1 साल के कार्यकाल की अगर चर्चा होगी तो 2 बड़े कंट्रास्टिंग पिक्चर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल विरोधाभासी, 2 अलग अलग ध्रुव पे खड़े होंगे। अगर कोई ये कहेगा क्या नरेंद्र मोदी जी ने जो बीजेपी का अपना एजेंडा था, आरएसएस का अपना एजेंडा था, क्या उसको पूरा किया? 100%, 10 में से 10, 100 में से 100, 1000 में से 1000 अंक उनको मिलेंगे। बीजेपी कहा करती थी धारा 370 हटाएंगे, उन्होंने हटाने का काम किया, बिल्कुल हैरानी की बात नहीं है। वो कहते थे हम एनआरसी लेकर आएंगे, वो कहते थे कि हम जो ये क्या कहते हैं सीए नागरिकता कानून है इसको लेकर आएंगे। उन्होंने कहा था ट्रिपल तलाक के बारे में बातचीत की थी। तो अगर आप राम मंदिर का मसला सुप्रीम कोर्ट से निश्चित तौर पर पास हुआ और अब राम मंदिर बनने जा रहा है, तो अगर आप हिंदुत्व के एजेंडे पे अगर नरेंद्र मोदी की सरकार को अगर आप उनका आकलन करेंगे तो 100 में से 100 नंबर देंगे और इसके लिए उनको शाबाशी भी मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार सिर्फ उनके एजेंडे पे नहीं चलती है, सरकार चलती है कि बहुत सारे दूसरे मसले होते हैं, अर्थव्यवस्था का मसला होता है, विदेश नीति का मसला होता है, क्या इन पर सरकार खरी उतरी? अभी कल अर्थव्यवस्था के आंकड़े आए हैं और मार्च के महीने की तिमाही में 3.1% है। लोग कह सकते हैं लॉकडाउन हुआ था, हाँ 1 हफ्ते का लॉकडाउन था उसमें निश्चित तौर पर, लेकिन अर्थव्यवस्था लॉकडाउन लगाने के पहले से ही लगातार गिरती जा रही है और ऐतिहासिक तौर पर गिरती जा रही है। बेरोजगारी के आंकड़े हैं, क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट का आंकड़ा है, इंपोर्ट का आंकड़ा है, इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा है, सारे आंकड़े आप देख लीजिए वो सारे गिरते हुए दिखाई पड़ रहे थे। यही कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था 3.1 पे आके इस तिमाही में गिरी है। अब जो कहा जा रहा है उसमें निश्चित तौर पर उसमें मोदी जी का अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति पूरी दुनिया में है और हर जगह इकोनॉमी की जो है वो माइनस में जा रही। अगर आप विदेश नीति का मसला ले लें, आज आपके चीन से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आज आपके नेपाल से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान से आपके रिश्ते हमेशा से गड़बड़ रहे हैं, और उसके अलावा उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं, उसके लिए भारत की सरकार और भारत का जो पूरा इतिहास है वो जिम्मेदार। अगर आप ओआईसी कंट्रीज के पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है जो 56 देशों को ओआईसी कंट्री ने भारत को की आलोचना की, तीखी आलोचना की, निंदा की, जो आपके ट्रेडिशनल मित्र थे, और उसमें सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व है जिसने नरेंद्र मोदी को अपने देश का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा अवार्ड उनको देने का काम किया। तो अगर ये देश नाराज हैं, अगर यूरोपियन यूनियन अगर आपसे सवाल पूछ रही, कल ही उनके ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक चिट्ठी गृह मंत्री को मिली है, अगर दूसरे संस्थान अगर कर रहे हैं तो हमें यह तो सोचना पड़ेगा ना कि क्या हम सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा लागू करने के लिए आए थे, या इस देश के लोगों को बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी से निजात दिलाने के लिए भी आए थे, या हमको देश की अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना उसमें एक हिस्सा था, ये भी तो देखना पड़ेगा। जी राजीव जेटली जी, कई सारे सवाल उठे हैं। हाँ नीरज जी, आप मेरे से क्या प्रश्न क्या है पहले मेरे को ये बोलिए, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। दो हमारे साथी हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके की बात करी। हाँ, प्रश्न ये है कि 1 साल के दौरान जो सरकार ने अपनी चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी ने, उसमें बहुत सारे काम गिनाए गए हैं, लेकिन आशुतोष जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि नहीं काम नहीं हुआ है। आशुतोष जी तो कह रहे हैं सिर्फ एक हिंदुत्व का एजेंडा हुआ। मुझे समझ में नहीं आता कि ये ट्रिपल तलाक और 335A, 370, UAPA, ये सब हिंदुत्व आरएसएस के एजेंडा कैसे हो गए? तो ये आशुतोष जी की आलोचना है। देखिए नीरज जी, आपको याद होगा पहले ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे, और यज्ञ किया करते थे, उनके शिष्य भी वहाँ होते थे जो शांति से चाहते थे कि हमारा यज्ञ संपन्न हो जाए, हम अपने यज्ञ की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन कुछ लोग बीच में आते थे जो नहीं चाहते थे कि ये सब यज्ञ संपन्न हो जाए। वो आपने देखा होगा, बहुत सारे धारावाहिक सीरियल भी ऐसे आते हैं, ग्रंथों में भी लिखा गया है कि उसमें आके यज्ञ में कभी पानी डाल देते थे, कभी कोई और चीज़ डाल देते थे ताकि ये यज्ञ संपन्न ना हो सके। इस देश की जनता देश के प्रधानमंत्री के साथ एक यज्ञ कर रही है, और उस यज्ञ के अंदर जो आहुति दी जा रही है उसका बार बार प्रमाण भी दे रही है कि हम यज्ञ को संपन्न करके दिखाएंगे। पहले भी 5 साल हमने उस यज्ञ को किया, उसके बाद उस यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए देश की जनता ने पूर्ण हमारे को बहुमत दिया। इतिहास में बार बार ऐसा नहीं होता कि इतनी भारी तादाद में देश के प्रधानमंत्री को, देश में किसी सरकार को इतनी भारी बहुमत से चुन लिया जाए। लेकिन फिर भी जिनका जो कार्य है वो करते रहेंगे, और जो देश की जनता है जो चाहती है कि हम शांति प्रिय तरीके से इस देश को आगे बढ़ाते चले जाएं, वो भी अपना कार्य करेगी, और देश की सरकार भी उनके प्रति उत्तरदायी है, उनके प्रति अकाउंटेबल है, वो भी पीछे नहीं हटने वाली है। हिंदुत्व के एजेंडे की बात कर रही हैं ये,
देश का किसान, देश का जवान, देश का मजदूर, देश की महिलाएं, देश की बच्चे, ये सब लोग क्या हिंदुत्व के एजेंडे में आते हैं? क्या देश का जो मुसलमान, जो हमारी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें आपको ये जानकारी शायद हो किसी को इनमें से कि 30% भागीदारी मुसलमानों की है उसके अंदर। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, अगर आप उसमें जनसंख्या का रेशियो भी देखें तो कितनी जनसंख्या मुस्लिम समाज की इस देश के अंदर और कितनी भागीदारी उनकी है? 30% भागीदारी सारी योजनाओं के अंदर। तो ये हिंदुत्व के एजेंडे में आती हैं क्या? इस देश के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मेरी सीमाएं मजबूत हो, हमारा विदेश नीति मजबूत हो, लेकिन विदेश नीति का मतलब ये नहीं होता कि हम सरेंडर करके बैठ जाएं किसी देश के सामने। जब भी किसी चोर को आप अपने घर में दरवाजा खोल के कहेंगे आइए चोरी कीजिए, वो आपकी हत्या नहीं करेगा। वो आपकी हत्या का प्रयास तब करेगा जब आप उसका विरोध करेंगे। और विरोध करना अगर आपको लगता है कि हमारी विदेश नीति को कमजोर कर रहा है तो मुझे लगता है इससे बड़ी गलतफहमी में नहीं है। आज देश में कितनी बड़ी तादाद में आपने देखिए, हमने हमारा विदेश मंत्री ने इसको स्टेटमेंट दी है, हम किसी भी अपने पड़ोसी देश के साथ बेहतर तरीके से संबंध बनाना चाहते हैं, मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कंप्रोमाइज कर लेंगे किसी बात पे। आत्मनिर्भर भारत अगर बनेगा तो नो डाउट उनको कोई ना कोई नुकसान तो होगा। उस नुकसान की भरपाई के लिए अगर कोई दूसरी रास्ता अपनाने की कोशिश करेगा तो रास्ता देश की जनता नहीं अपनाने देगी। देश के प्रधानमंत्री इतने सक्षम है, पहले की तरह भारत नहीं है। अब बात यहां पर यह आती है कि हम सारी बातों को दरकिनार कर दें। आप ये देखिए, इस देश के दुनिया के अंदर बहुत सारे देश ऐसे हैं, अमेरिका है, ब्राजील है, स्पेन है, जर्मनी है, इटली है, बहुत सारे देशों को अगर आप मिला भी लें तो उन देशों के अंदर जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा जनसंख्या भारत की है। इस महामारी के दौर में भी भारत के अंदर उधर 30 लाख कोविड के केसेस हैं। इस महामारी के अंदर जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, जिसके पास बहुत पैसा नहीं है, उसमें बावजूद उसके हम उनसे 20 करोड़ फालतू जनता होने के बाद भी हम 1,65,000 पर है, जहां 30 से 37 लाख केसेस आ चुके हैं। ये देश के प्रधानमंत्री की जो नीति थी, देश के प्रधानमंत्री की जो रणनीति थी, जिसके बारे में बार बार पूछते हैं कि आप क्या करने वाले, ठीक है जेटली जी, चौथे में क्या करेंगे, तीसरे में क्या करेंगे, सेकंड राउंड के लिए भी कुछ बचा के रखिए भाई। बहुत बैठे बैठे ब्रश करते हैं जी, ब्रश करते करते ट्वीट करते हैं, बाहर की जनता देखी नहीं, बाहर की जनता देखी नहीं, देश के ठीक है जेटली जी के घर में पहुंचाने का काम इस देश के हर्षवर्धन के पास चलते हैं, उसके बाद बादल जी के पास। हर्षवर्धन, मैं कहना चाहता हूं सरकार के कामकाज को नकार देना और एक नैरेटिव बन जाना कि साहब कुछ किया ही नहीं है, जबकि इतने बड़े बड़े काम हुए। और आशुतोष जी तो कह रहे हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा, मुझे समझा था 35 एक ऐसे हिंदुत्व का एजेंडा है, 370 कैसे हिंदुत्व का एजेंडा, इवन राम मंदिर कैसे हिंदुत्व का एजेंडा है। कांग्रेस कहते कि वो नहीं चाहती थी राम मंदिर बने, तो मैं मान लूंगा वो हिंदुत्व का एजेंडा है। लेकिन सरकार चुनाव जीत के आती है बार बार, और मोदी जी के जो भी काम हैं उसको अप्रूवल मिलता है पब्लिक से वोट के जरिए, फिर भी लगता है काम नहीं हो रहा है क्या? नीरज जी, सबसे पहले तो ये, चूंकि हम लोग एक ऐसे समय में भारत की सरकार के 1 साल पूरा होने पर चर्चा कर रहे हैं कि जिसमें बहुत से संदर्भ बहुत साफ नहीं दिखेंगे। बहुत सी मार्मिक तस्वीरें आ रही हैं देश भर में, अलग अलग जगहों पर एकदम से कहें कि ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि जिसके बाद आप कोई भी तर्क देंगे तो कहा जा सकता है कि इसकी बात आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन चूंकि सरकार का 1 साल पूरा हुआ है, दूसरा कार्यकाल है नरेंद्र मोदी का, तो 6 साल हो गए कुल मिला के, तो उसकी चर्चा तो करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि हम अपने मन के जो भी आग्रह दुराग्रह हैं उसके साथ चर्चा कर लें, या एक ये करें कि जिन लोगों की हम बात करते हैं उनके संदर्भ उठाकर देख लें और दुनिया के संदर्भ उठाकर देख लें। लगातार करते रहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि कोई कहे कि आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं, आप सरकार के पक्ष में नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो मान लेना चाहिए कि उन योजनाओं पर, उन कामों पर जिसको हम बार बार कहते थे, क्या सबसे कमजोर के पास, सबसे गरीब के पास, सबसे वंचित के पास सरकार कुछ ज्यादा सफलता से मदद पहुंचा पा रही है क्या? और इसका अगर हम जवाब खोजें तो मैं पुरानी सारी योजनाओं की बात छोड़ दूं। जिस समय हम हैं ये बीमारी का समय है, और आयुष्मान भारत एक योजना शुरू हुई थी 2018 में, कहा गया कि ये चुनाव जीतने के लिए की गई योजना है। अगर ये मान ले हम तो निश्चित तौर पर जनता ने उसको अप्रूवल दे दिया। लेकिन उसके बाद की मैं बात करूं तो मैं जब इस बहस के लिए आ रहा था तो उसके पहले मैंने आंकड़े देखे जी, तो 1 करोड़ लोग आयुष्मान भारत से अलग अलग सरकारी और निजी अस्पताल में वो लाभ ले चुके हैं, और करीब 2,500 लोग तो इस बीमारी के दौरान भी रहे हैं। ये एक आंकड़ा है, लेकिन चूंकि और ढेर सारे आंकड़े हैं, उन आंकड़ों पर मैं ना भी जाऊं तो कम से कम
इस दौरान जो बार बार जानकार कह रहे हैं कि किसान के लिए इतना ऐतिहासिक रिफॉर्म कभी नहीं हुआ, किसान अपनी उपज की कीमत तय कर सके, ये कोई सरकार करने का साहस नहीं कर सकी। राज्य सरकारें अड़ंगा लगाती रही, एपीएमसी के दायरे में लाती रही, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बताती रही और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे तो ऐसे भागती रही जैसे गर्म तवा छू लिया हो। और विदेश नीति का आज मसला यह है कि भारत जिस मुद्दे पर खड़ा होता है उसके साथ दुनिया के सारे देश खड़े होते हैं और चीन को पहली बार डब्ल्यूएचओ के फोरम पर उसके खिलाफ प्रस्ताव आता है एक तरह से कि हमें वायरस का ओरिजिन जानना है और उसको बैकआउट करना पड़ता है। भारत उस प्रस्ताव के समर्थन में था। तो आप कैसे देखना चाहते हैं? अगर आप भारत देश की तरह देखना चाहते हैं, भारतीय की तरह देखना चाहते हैं, तो बड़े गर्व का एक वर्ष है और हमने इन 1 सालों में वो उपलब्धियां हासिल की है जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है। अभी 3 दिन पहले मालदीव और संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को जोरदार तमाचा मारा है। पाकिस्तान ने कहा था कि इस्लामोफोबिया हो रहा है भारत में और अल्पसंख्यकों के, मुस्लिमों के अधिकार छीने जा रहे हैं। मालदीव ने और संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि ये हम नहीं खड़े होंगे आपके साथ। जी ठीक है हर्षवर्धन, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बादल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बादल देवनाथ जी, आपकी शुरुआती टिप्पणी, उसके बाद चर्चा ओपन करता हूं मैं। बादल जी, बादल देवनाथ जी। हाँ नमस्कार जी, सवाल पूछिए। मोदी सरकार का 1 साल कैसा रहा? नीरज जी, पहले मैं माफी चाहता हूँ, मेरा नेट ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं सर, आप फोन पे जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज आ रही है। पहली बार सीएनबी से आवाज से मेरा स्काइप से काम चल रहा है। दूसरी बार जब आएगा स्काइप में मैं ठीक ठाक कर लूंगा सब। गलती से माफी मांग रहा हूँ। और दूसरा बात है, 1 साल तो हुआ मोदी जी का दूसरे चरण में, और पहले जो 5 साल था, आज मोदी जी आत्मनिर्भर का बात कहा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ नीरज जी, आत्मनिर्भर भारत पहले नहीं था। 1947 के पहले कोई आत्मनिर्भर नहीं था। 1000 साल पहले कोई नाना प्रताप, शिवाजी कोई आत्मनिर्भर नहीं था। ब्रिटिश समय महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ, स्वामी विवेकानंद आत्मनिर्भर नहीं थे। अभी भी जो प्लेयर है, खिलाड़ी है, क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर जो भी है, वो लोग आत्मनिर्भर नहीं है। जब कोरोना जब चल रहा है, कोरोना में जब लाखों करोड़ों लोग भूखा मर रहे हैं, तो अब आत्मनिर्भरता का बात आया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आत्मनिर्भरता पहले भी था, आज भी है, लेकिन मोदी जी जो मैं काल देखिए खाद्य मंत्री ने क्या बताया, जो बंगाल में जो चावल भेजा है उसका पर क्विंटल में 2500 रुपया करके दे रहा है, फ्री में नहीं दे रहा है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने खुद बताया कि मैं फ्री में बंगाल में चावल नहीं भेज रहा हूँ। तो ये ऐसे आत्मनिर्भरता का बात आता है। मैं बार बार प्रधानमंत्री कहना चाहिए, उसको ईमेल भी किया, गृह मंत्रालय में मैंने ईमेल किया। जो प्रवासी श्रमिक बाहर है, 14 करोड़ के ऊपर प्रवासी श्रमिक बाहर है, उसको पहले घर पहुंचा जाए, उसके बाद लॉकडाउन होने से अच्छा होता। लेकिन मोदी जी को पता ही नहीं था, इतना बड़ा इंटेलिजेंस उनको पता ही नहीं था जो 14 करोड़ के ऊपर प्रवासी श्रमिक बाहर है, इनको घर पहुंचाना चाहिए। सड़क पर लोग मर रहे हैं, ट्रक के नीचे मर रहा है, रेल लाइन के नीचे लोग मर रहे हैं, हजार लोग मर रहे हैं, भूखा मर रहे हैं। काल एक अरे बादल जी राज्य सरकारें कुछ करेंगी, खाली वो सत्ता भोगने के लिए वहां बैठी हुई हैं। हर राज्य की यही कंप्लेंट है कि कुछ नहीं हो रहा, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो राज्य सरकारें किस लिए चलाई जा रही हैं? क्या काम है राज्य सरकारों का? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आज प्रधानमंत्री खुशी नहीं है। जिसको देखो आप, महाराष्ट्र को देखो, राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। राजस्थान को देखो, उनकी जिम्मेदारी। अरे राज्य सरकारें काम क्या करती है फिर? वो एक बात तो कहने दीजिए, आत्मनिर्भरता का बात जब आया तो स्वच्छ भारत अभियान कहाँ हुआ? मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी कहाँ पर है? आप बताइए। तो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या हुआ है? तो 6 से क्या हुआ है गांव में जाके देखिए ना। अगर आप आंकड़ों पे बात करते हो तो मैं आपको आंकड़े देता हूं। फिर बादल जी थोड़ा सा मतलब आप लोग ऐसी चर्चा करने लगते हैं कि आत्मनिर्भर क्या है। 200 साल पहले में आत्मनिर्भर नहीं थे, अब नहीं है। क्या आत्मनिर्भर का मतलब क्या, पहले वो तो समझिए, फिर सर आप डिबेट करिएगा। मतलब आप लोग डिबेट को ऐसी जगह पे ले जाएंगे, एकदम शैलो बात करने लगेंगे। आत्मनिर्भरता का मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है कि आज हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना है कि नहीं? आपकी डिपेंडेंसी है तो उसी की तो बात वो कर रहे हैं। किसी चीज को स्वीपिंग रिमार्क्स में एकदम नहीं खत्म कर देना चाहिए, जो मैं कह रहा हूं। चलिए मैं डिबेट को ओपन करता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप कह रहे हैं कि काम हुआ नहीं है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं, और हमने वहां पे देखा चुनाव में किस तरीके है। क्या वहां पे टॉयलेट नहीं बने? क्या वहां गरीबों को घर नहीं मिले? क्या वहां पे उज्ज्वला योजना गैस नहीं मिली? क्या वहां पे बच्चों को वजीफा नहीं मिला? क्या मुसलमानों के साथ वहां ज्यादती हो रही है? काम नहीं हो रहा वहां पे? आप अगर
ये सब चीजों की बात करना चाहते हैं तो मेरे पास सारे आंकड़े हैं और वो भी पार्लियामेंट के हैं। अगर आप समय दें तो एक एक करके मैं आपके सारे प्रश्नों संक्षेप का में सर, जवाब संक्षेप दे में, दूंगा। डिबेट ओपन है सर, संक्षेप में दीजिएगा। सारे चीज आप सब असत्य बोल रहे हैं। उज्ज्वला योजना क्या फ्री की है? तो फ्री में बताइए क्यों आप। देंगे भाई? उन्होंने कब कहा कि वो फ्री में देंगे सब कुछ? बस हो गया मेरा जवाब। मेरा जवाब हो गया। हो गया ना, ठीक है। अब दूसरे की बात चलता जवाब हो हूँ। गया। हर चीज तो मतलब फिर चलो ये फिर नहीं दी, सुनिए, वो नहीं सुनिए, दी। एक उज्ज्वला का जवाब देखिए भाई, जी बोलने दी, बोलिए मैं बोलिए एक-एक बोलिए। करके जवाब दे दूंगा। फिर अगर फ्री की नहीं है तो फिर किस बात की पीठ छोंकना? बिजनेस कर रहे हो, फिर पैसा कमा रहे हो, आसान किस बात का कि हमने गरीबों को योजना दी। बस हो गया मेरा एक बात का जवाब आ गया। दूसरे मैं अभी सुन रहा था, शुरुआत किए थे बीजेपी के प्रवक्ता कि यज्ञ ऋषि मुनि करते थे और जो उसमें आके कुछ लोग विघ्न डालते थे। मुझे याद आया कि उसी काल में उन पवित्र ऋषियों मुनियों का भेष धर करके नाना प्रकार के अमानुष व्यक्ति भी कुकृत करते थे, चाहे सीता हरण हो और चाहे कालनेमी हनुमान जी की बात हो। जी अब जो उदाहरण उन्होंने दिया उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी इन्हें बता रहा हूं। कौन हो सकता है कि ये छद्मवेशी होंगे कि कौन से यज्ञ करने वाले लोग ये होंगे? दूसरी बात, भाई उन्हें जिक्र किया तो मैंने उसका जवाब किया। अभी आज आपने शुरुआत की मोदी 2। नीरज जी, मैं आपसे एक बात करता हूँ, आज से अगले एक हफ्ते तक आप बीजेपी 2 या एनडीए 2 कह के देख लीजिए, या कोई चैनल वाला कह के देख ले, या कोई एंकर कह के देख ले, कहे आज अभी शुरू करिएगा, मोदी 2 मत बोलिएगा, कहिएगा ये बीजेपी 2 या एनडीए 2। अखिलेश जी सुनिए प्लीज, बात रख रहा हूं। आप डिबेट को ये मैं देखिए, बात रखता हूं। देखिए आप डिबेट में वो बातें करते हैं ना कि जो फिर हम लॉजिक से परे चली जाती हैं। हम लॉजिक की बात करते हैं। अब आपने अभी आंकड़े गिनाए, हाँ, उस पे किसानों को कितने करोड़ दे दिया और कितने करोड़ किसानों को दे दिया? 3 किस्तें, 2-2 हजार की किस्तें 12 करोड़ किसानों को। 12 करोड़ किसानों को। आपको पता है कितने किसान रजिस्टर्ड हैं? कितने? नहीं, आप बताइए 12 करोड़। अरे आप डाटा लेके बैठे बताइए ना, मैं तो बता चुका हूँ। र्यूमर आप फैलाएं, डाटा हम दें। अरे लीजिए, अब आप खंडन कर रहे हैं तो आप बता दीजिए फिर। अरे तो भाई, तो मेरे पास तो है, पार्लियामेंट के जवाब का है, बताइए ना मेरे फिर। पास पार्लियामेंट में बताया गया है कि जब यह शुरू हुआ था 1 दिसंबर 18 से 31 मार्च के बीच में, तब 4.25 करोड़ किसान थे इसमें रजिस्टर्ड, और जो चौथी किस्त मिली है वो 3,10,56,000 लोगों को मिली है। जेटली जवाब दीजिए। सुनिए, 4-4 महीने की 3 किस्तें मिलती हैं, 4 महीने मिलती है 2,000 रुपए, और आप पूरा 1.25 साल का जोड़ के बता दिए कि अभी मिल गई। तो 1 साल की चर्चा कर रहे हैं ना सर हम? अरे एक 1.25 साल हो, फिर भी किसान तो वही है ना, 12 करोड़ किसान नहीं हुए, किसान तो उतने ही हुए। जेटली जवाब दीजिए। सुनिए भाई, जवाब जेटली जी क्या, हमें तो बोलने तो दीजिए, पूरी बात तो अरे आपसे जल्दी जल्दी बोलिए ना, समय फिर खत्म हो जाएगा, फिर और कोई बात नहीं कर पाएगा। बोल रहे हैं तो जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। मैं देखिए, किसी भी व्यक्ति के जो सार्वजनिक जीवन में है उसकी पहचान 2 तरीके से होती है, सबसे जरूरी 2 तरीके, उसकी विश्वसनीयता और उसकी विचारधारा। ये 2 सबसे प्रथम मानक हैं उस व्यक्ति को पैमाने पे नापने का। तो आज मोदी जी हैं तो इन दोनों पैमानों से नापिए आप विश्वसनीयता। मोदी जी चाहे लाल किले से बोले, चाहे पार्लियामेंट से बोले, चाहे जनसभा में बोले, बोलने के बाद लोग ढूंढते हैं इसमें कितना सत्य है, ये फैक्ट है कि नहीं है। इसमें चाहे पत्रकारों से 1 to 2 करते हैं तो भी लोग तथ्य ढूंढते हैं। तो ये विश्वसनीयता का ये आलम है, आप समझी गए। दूसरे, विचारधारा। अखिलेश उस जी, व्यक्ति की विचारधारा, प्लीज। क्या कहना चाह रहे हैं सर जी, अखिलेश जी नहीं, मैं आपको रोक दूंगा। अब देखिए, आप जो कह रहे हैं कि जब वो बोलते हैं आप उनकी विश्वसनीयता करते हैं, वो 303 सीटों के साथ जीत के आते हैं, ये उनकी विश्वसनीयता है। इतना पंडित जी महाराज, चुनाव बहुत से गलत लोग भी जीत जाते हैं। अरे ये तो जो ना, अब कुछ भी बोल देने के लिए आप बोल रहे हैं, सीटें बढ़ा के जीत के आ रहे हैं वो, आप कह रहे विश्वसनीयता नहीं है। पता नहीं किस आधार पर, कांग्रेस की क्या विश्वसनीयता है?
अपनी सीट हार गए राहुल जी, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई क्या? हाँ तो जेटली जी जवाब दीजिए आप। गांधी की विश्वसनीयता पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। अखिलेश जी को एक बार चुप कराएंगे तो मैं आप जेटली जी आप जवाब दीजिए। अखिलेश जी कई सारे सवाल जो उठाए अखिलेश जी ने, अखिलेश जी उसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं अखिलेश जी की तारीफ करता हूँ। अखिलेश जी वैसे तो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑथेंटिक बात करते हैं, कई बार मैं भी सुनता हूँ इनको, बड़ा मजा आता है सुन के। लेकिन आज अखिलेश जी आप डिबेट कुछ ऐसे कर रहे हैं जैसे लोग 10:30 बजे की बात करते हैं। विश्वास कीजिए, अपनी डिबेट को देखिएगा, आप कहना क्या चाहते हैं और क्या कह रहे हैं मुझे भी समझ नहीं आया और आपको खुद भी समझ नहीं आएगा जब आप सुनेंगे अपनी बात को। देखिए, एक आंकड़ा सरकार ने रखा, ऑथेंटिक आंकड़ा रखा, 72,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया। वो अलग बात है कि जब वो पैसा निकालेगा एटीएम से अपना, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि ये नोट नकली है, असली नहीं है। इसमें भी आप डाउट कर सकते हैं, ऐसी भी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन इशू यहाँ पे ये नहीं है। मैंने इसीलिए आपसे पहले कहा था कि इस देश की जनता देश को आगे लेके जाना चाहती है, शांतिप्रिय तरीके से लेके जाना चाहती है, कोई विघन नहीं चाहती है बीच में। और आपने कहा कि लोग वेश बदल के आ जाते हैं, आए हैं वेश बदल के, आपने देखा होगा पीछे वेश बदले गए थे। हमने कपड़े कभी नहीं बदले, हमारे वही कपड़े हैं जो हम पहले से पहनते हुए आ रहे हैं। कपड़े किसने चेंज करे? आपने चेंज करे, कब वक्त वक्त पे चेंज करे, उसके बाद तो दोबारा नहीं पहने कभी। रावण ने भी जब कपड़े बदले थे तो एक ही बार बदले थे, सीधा हरण के टाइम पे बदले थे, उसके बाद दोबारा नहीं बदले थे, वो अपनी वेशभूषा में आ गया था। तो वेशभूषा किसने बदली किसने नहीं बदली वो आपको ज्यादा बेहतर पता है। आपको मंदिर जाने की जरूरत पड़ती है अलग अलग कपड़ों प्रधानों के अंदर, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ती। हमारे अपने प्रधान काफी है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी हमारे प्रधानों से है, हम जो है वो दिखते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि हमने इस देश के किसान को दिया, इस देश के मजदूर को दिया, इस देश की हर जनता को दिया, और उसकी मोहर उस देश की जनता ने भी लगाई है, उस देश की जनता ने लगाई है। और इस बात देश के प्रधानमंत्री ने जो चिट्ठी जारी करी उसमें साफ तौर पे कहा, उन्होंने कहा कि मैं गलत हो सकता हूं लेकिन ये देश गलत नहीं हो सकता। तो अब ये बताइए कि कोई एक तो गलत है, देश के प्रधानमंत्री गलत है या देश की जनता गलत है? देश की जनता ने गलती करी देश के प्रधानमंत्री को चुन के, या देश के प्रधानमंत्री ने जो जनता की सेवा करी वो एक गलती थी? हम दोनों के बीच में तीसरे लोग कहां से आ गए? हमारा संवाद जनता के साथ, हमें सेवाएं जनता को देनी है, हमें योजनाएं जनता के लिए लेके आनी है। हम जब सब कुछ जनता के लिए कर रहे हैं तो जवाब भी जनता ने ही देना है हमें। तो जनता बार बार जवाब दे रही है, एक बार जवाब नहीं दिया, जनता ने बार बार जवाब दिया। अरे जवाब कभी हो सकता है विधानसभा में दिया, विधानसभा के बाद लोकसभा में दिया, अरे नगर निगम तक जवाब देती आ रही है जनता, बार बार बताती आ रही है कि किस तरीके का नेतृत्व हमें चाहिए। हाँ, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है और पॉजिटिव पॉइंट भी। आप सोचिए, इतना विश्वास देश की जनता को देश के प्रधानमंत्री पे है कि अगर सरपंच का चुनाव भी हो रहा हो तो भी वो प्रधानमंत्री को देखकर वोट करते हैं, नगर निगम का चुनाव होता है तो भी वो प्रधानमंत्री को देखकर वोट करते हैं। तो जिस प्रधानमंत्री के ऊपर अपनी जी ठीक है जेटली जी, मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगा। आशुतोष जी, आपने 2-3 सवाल जो रखे थे वो विघन ही कहलाएगा। जी जेटली जी, हो गया पॉइंट। अभी जरा सबको शामिल करते हैं, बड़ा थोड़ा संक्षेप में जवाब दिए, ज्यादा जवाब ले पाएंगे हम। आशुतोष जी, आपने 2 बात रखी, एक तो इकोनॉमी की आपने बात की कि जो जीडीपी है वो बहुत नीचे चली गई है, 3.1 आई है, और जनरल कंसेंसस था कि 2% आएगी, उससे कहीं ज्यादा आई है। लॉकडाउन का असर अभी पूरी तरह से नहीं आया, अगले क्वार्टर में आएगा। मेरा सवाल यह है कि दुनिया में कोई ऐसी अर्थव्यवस्था आपको अगर जानकारी में हो तो मुझे बताइएगा कि वहाँ रोबस्ट ग्रोथ चल रही है और भारत मोदी जी की वजह से पिछड़ गया है। एक दूसरा, जितना एफडीआई भारत में इस वर्ष आया है, इस वित्त वर्ष में बीते हुए, उतना उससे पहले कभी नहीं आया था। 23% की ग्रोथ है एफडीआई में। आंकड़े आपके सामने मैं रख दूंगा। इस जबरदस्त तरीके से इस माहौल में जिनकी आप पॉलिसी की आलोचना कर रहे हैं, उसका आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं। दूसरा सवाल इसे जोड़ के, लेकिन संक्षेप में जवाब दीजिए कि जो आप ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व और आरएसएस का एजेंडा था, आपको लगता है कि 370 आरएसएस का एजेंडा है, हिंदुत्व का एजेंडा है, वो देश का एजेंडा नहीं है। 35A हिंदुत्व का एजेंडा है, वो देश का एजेंडा नहीं है। और इवन राम मंदिर हिंदुत्व का एजेंडा है, देश का एजेंडा नहीं है, आप ये कह रहे हैं? देखिए नीरज जी, आप तो खैर खुद ही एक आर्थिक चैनल में अगर आप काम करें तो जाहिर सी बात है आपके पास सारे आंकड़े होंगे। जी, मैं आपके आंकड़ों को चैलेंज नहीं कर रहा हूं और ना चैलेंज करने की मेरी कोई मंशा है, क्योंकि आज भारत के आर्थिक आंकड़ों को चैलेंज खुद वही मुख्य जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे नरेंद्र मोदी जी के, वो खुद चैलेंज करते हैं। कहते हैं भाई ये जो आंकड़े हैं ये 2 से 2.5% कम भी हो सकते हैं। आपके अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा जो चौथी तिमाही का आंकड़ा हमारे पास नहीं है। मैं कैसे बताऊं, ये पहली बार हो रहा है जब आंकड़ा समय पर आना चाहिए, नहीं आया। मैं उस डिबेट में जाता ही नहीं।
अगर आपको यह लग रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है तो फिर मुझे कोई डिबेट ही नहीं करनी इस पे। नहीं आशुतोष जी, क्योंकि जो चीज आंखों के सामने दिख रही है, अगर क्लैरिफाई मैं एक मिनट, मेरी आपने अपनी बात कर ली, मुझे अपनी बात कर लेनी थी, उसके बाद आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा। मेरा कहना यह है कि जब चीजें आंखों के सामने हो रही हैं और अगर हमें नहीं दिख रहा है तो मुझे लगता है इससे ज्यादा भयानक संकट इस देश पर हो ही नहीं सकता है। अरे चाइना की अर्थव्यवस्था कहां है और हमारी अर्थव्यवस्था क्या, इसकी कोई तुलना नहीं है। आज की तारीख में हकीकत यह कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत सारे इंडिकेटर पे, इक्का दुक्का इंडिकेटर आप छोड़ दीजिए जी, सारे इंडिकेटर पे लॉकडाउन के पहले, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे आपका की सेक्टर हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे सारे सेक्टर पे नीचे जा रही थी, भयानक तरीके से जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पिछले 1.5 साल के आंकड़े वो कह रहे हैं। और अगर आप नहीं मानना चाहते तो मत मानिए, मैं उसमें नहीं कहता। नहीं आशुतोष जी, मैं आपको इसमें रोक रहा हूं। एक मिनट सर, मुझे ब्रेक लेना, मैं ब्रेक से आके आपसे कंटिन्यू करूंगा। मैं ब्रेक से लौट के आके आपके साथ ही कंटिन्यू करूंगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक ले लेने दीजिए। आप समझते हैं ब्रेक लेना जरूरी है। ब्रेक से आके मैं आपसे कंटिन्यू करूंगा। बस जाते हैं तो मैं एक लाइन का क्लैरिफिकेशन दे दूं कि मैंने ये कहा है और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि दुनिया में कोई इकोनॉमी अगर रोबस्ट तरीके से चल रही हो तो आप मुझे बताइए कि भारत की गिर रही। मैं कह रहा हूं कि भारत की इकोनॉमी में दिक्कतें हैं, लेकिन ये कहना कि भारत की दुर्दशा कर दी है इस सरकार ने इसलिए हम इसकी आलोचना कर रहे हैं, ये गलत है। और आंकड़े आपके सामने हमने रख दिए। अगर एफडीआई 73 करोड़ डॉलर का आया, 73 बिलियन डॉलर आया है तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट होना चाहिए। ब्रेक के बाद आएंगे, आशुतोष जी से ही कंटिन्यू करेंगे जो एजेंडे की बात उन्होंने की। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। फिर से आपका हवाज अड्डा स्पेशल मोदी 2.0 एक साल पूरा हुआ है, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही खास पैनल है और ब्रेक से पहले आशुतोष जी अपनी बात कंप्लीट कर रहे थे, मैंने उनको बीच में रोका था। आशुतोष जी अपनी बात कंप्लीट करें प्लीज, संक्षेप में रखिएगा जिससे हम ज्यादा बात कर सकें। हाँ, आप जी आपने ये कहा था कि रोबस्ट इकोनॉमी ग्रोथ कहां हो रहा है। अभी 3 दिन पहले लाइव मिंट ने एक स्टडी किया है। उस स्टडी में वो ट्रैक करते हैं, इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं उसमें कितनी ग्रोथ हो रही है। 10 इमर्जिंग कंट्रीज को लेके, 10 इमर्जिंग कंट्री में कौन कौन से हैं? रशिया, थाईलैंड, चाइना, मलेशिया, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, ब्राजील, इंडिया, टर्की और मैक्सिको। भारत 8वें नंबर पर है इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। भारत 8वें नंबर पर 8वें नंबर पर है। और उसके नीचे कौन से 2 कंट्री हैं? एक टर्की है और दूसरा मैक्सिको है। आपने डेटा मांगा तो मैं डेटा दे रहा हूं आपको। मर्केंटाइल एक्सपोर्ट जून में, अप्रैल में कितना गिरा है? आप मुझे उनकी ग्रोथ रेट भी बता दें अगर हो तो। कितना गिरा है? 60%। एक मिनट सर, यार सर एक मिनट सुन लो, मेरी बात सुन लो। मर्केंटाइल एक्सपोर्ट में ग्रोथ कितनी गिरावट हुई है? 60%। बाकी के देश में कितनी गिरावट है? 5 से 25%। लॉकडाउन के बावजूद सब जगह लॉकडाउन। पीएमआई इंडेक्स में कितना परसेंट हुआ है? 27.4%। बाकी में कितना? 27.4 to 36.8%। गोल्डमैन सैक्स क्या कहता है कि जून के महीने में आपकी अर्थव्यवस्था में 45% की सिकुड़न होगी, पूरे साल में 5% का होगा। फिच का भी यही मानना है। आर्थर लिटिल कहता है कि 13.5 करोड़ लोगों की नौकरियां जाएंगी और गरीब 12 करोड़ लोग गरीब होंगे। मैंने जो आपको कहा ये अभी आप गूगल करेंगे, आपको 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। अरे सर, मैं रोज दिन भर यही डेटा पढ़ता हूं आशुतोष जी, मेरा काम यही है, मैं दिन भर डेटा पढ़ता हूं। जब आप एब्सोल्यूट नंबर पर डेटा रखते हैं ना, वही मैं कह रहा हूं कि आप जब कंपैरेटिव स्टडी नहीं रखते हैं तो यही दिखता है। जी, मैंने आपको कंपैरेटिव, नीरज जी मैं कह रहा हूं ये डेटा में दिन भर खेलता रहता हूं। कंपैरेटिव कैसे नहीं, जरा समझाइए मुझे। मैं यही डेटा दिन भर खेलता हूं। आप मुझे उन देशों की ग्रोथ रेट भी बता दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे उन देशों की ग्रोथ रेट बताइए। अमेरिका की ग्रोथ रेट पता है जो सबसे डेवलप्ड कंट्री, उसकी क्या होने वाली है? अरे भाई साहब प्लीज ऐसी बातें ना करें जिसको, जो मैंने आपको 10 कंट्रीज का कंपैरेटिव सर, मैं वही तो कह रहा हूं आपसे। सुन लीजिए उनका जो है, उनका स्कोर क्या है। रशिया का 70 है, थाईलैंड का 70 है, चाइना का 67 है। आशुतोष जी प्लीज, जो मैं कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। ये जो तरीका है ना सर, ये आप नहीं समझ रहे मेरी डेटा। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। डेटा पढ़ने का तरीका गलत है सर। हो जाएगी फिर। मैं आपको फिर कह रहा हूं डेटा पढ़ने का तरीका नहीं सही है। आप उसको एकांगी तरीके से मत पढ़िए। मैं कह रहा हूं आप दुनिया की जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री यूएस है, मुझे उसका डेटा बता दीजिए आप। नीरज जी फिर तो मुझे आपके साथ बहस ही नहीं करनी। नहीं बहस नहीं आता तो मैं आप देखिए, जिस काम को मैं दिन भर करता हूं आप मुझे उसमें फंसा नहीं सकते। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। जी चलिए, अच्छा वो दूसरा एजेंडा बताइए ना, जिसको आप हिंदुत्व का एजेंडा करार दे रहे थे, उस पर बात करते हैं। डेटा छोड़ दीजिए, इस पर हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे।
अरे नहीं सर, आप डेटा में मुझे पकड़ ही नहीं पाएंगे, तो मैं आपसे कह रहा हूं, डेटा में पक्का डेटा लेके आता हूं मैं सर 1 घंटे का शो करेंगे आपके साथ, जितने डेटा आपको लाने ले आइए, जितने लाने ले आइए, चाहे जहां से ले आइए, डेटा पे आप मत करिए सर प्लीज। जब चाहिए तब कर लीजिए। ठीक ठीक। दूसरा एजेंडा जो आप हिंदुत्व का एजेंडा बता रहे थे वो बताइए, जो आप कह रहे थे कि देखिए आपके वाजपेयी जी वहां बैठे हुए हैं, वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, जरा उनसे पूछिए कि 1998 में जब गठबंधन हुआ था एनडीए का, तो उसमें वो हिंदुत्व का एजेंडा किनारे क्यों रख दिया गया, राम मंदिर का मुद्दा बाहर क्यों रख दिया गया, धारा 370 बाहर क्यों रख दिया गया, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड बाहर क्यों रख दिया गया? अगर वो देश का एजेंडा होता तो देश के एजेंडे में होता ना, फिर वो एनडीए के एजेंडा। और बीजेपी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमारे सहयोगी दल हमारे इस एजेंडे से सहमत नहीं है, इसलिए हमको सरकार बनाने के लिए गठबंधन में करना चाहिए। तो वाजपेयी जी जवाब देना, जो जिनकी पार्टी की एक्सपर्टीज है। वाजपेयी जी जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं। हाँ जवाब दीजिए, वाजपेयी जवाब। कोई विचारधारा नहीं है, ये मनमोहन सिंह के साथ भी हैं। ये दीजिए फटाफट सर, समय नहीं है आशुतोष जी, समय कम है, सबसे बात करनी है। वाजपेयी जी जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ आशुतोष जी। आप भी गवाह होंगे कि जब हम लोग राम मंदिर की बात करते थे तो हम ये कहते थे कि या तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, वो फैसला चाहे कोई भी फैसला वो सबको मान्य होगा। तो ये राम मंदिर का एजेंडा तो सुप्रीम कोर्ट से आया है, सरकार तो पार्टी भी नहीं थी। उसको देखिए गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन न करिए। हम लोग विरोध करते थे कि सरकार मंदिर नहीं बनाती है, और सरकार ने कोई मंदिर बनाया भी नहीं है। देखिए वाजपेयी जी, आपके नेता को तो मैं मौसम विज्ञानी कहा जाता है। अरे मौसम पार्टी की सरकार में आप रहते हैं, इसलिए आपकी विचारधारा का कोई मतलब ही नहीं है। आप तो सिर्फ एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, अब कहाँ चले गए? जब जवाब मैं दे रहा हूँ, हम भी तो समाजवादी है ना। देखिए एनडीए के ये तथ्य भी लोगों के सामने आना चाहिए कि रामविलास पासवान की पार्टी नरसिम्हा राव की सरकार में भी है, फिर वो देवेगौड़ा की सरकार में भी है, फिर वाजपेयी की सरकार में भी है, फिर मनमोहन सिंह की सरकार में भी है, फिर मोदी की सरकार में भी है। आपकी तो कोई विचारधारा नहीं है। आलोचना करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, कम टू द पॉइंट। देखिए मेरी राम मंदिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और देखिए हम लोगों का हमेशा ये रोल रहा है। इस सरकार में भी आप याद करिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, SC ST का एक्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया तो किसने स्टैंड लिया था? हमने स्टैंड लिया, और हमने उनको कन्विंस किया कि ये गलत है और इसको आप रिस्टोर करिए। देखिए हमारा पर अटैक न करिए, हमारा रिकॉर्ड बहुत पाक साफ है। देखिए और एनडीए और यूपीए उसमें कोई छुआछूत नहीं है। नहीं। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो एनडीए। अच्छा बादल जी से बात नहीं हो पाई ज्यादा, मैं बादल देवनाथ जी और हर्षवर्धन के पास जाऊंगा। प्लीज वाजपेयी जी, आपकी और आपकी पार्टी। बादल देवनाथ जी, तो ऐसा नहीं करना। वाजपेयी जी रुकिए एक मिनट, जरा बादल देवनाथ जी और हर्षवर्धन जी से बात कर लूं मैं। समय कम, इसलिए छोटे जवाब दीजिए प्लीज, पॉइंटेड जवाब दीजिए। बादल देवनाथ जी, 1 साल या पिछले 6 साल के पूरे आप जोड़ लीजिए तो उसमें 38 करोड़ जनधन खाते खुले जिसमें पैसे जाते हैं, 3.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीनेशन दिया गया है, और 2 करोड़ मुफ्त में PMY की तरह घर बना के दिए गए हैं, 8 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं, 11 करोड़ टॉयलेट बनाए गए हैं, और 1,80,000 किलोमीटर ग्राम सड़क योजना बनाई गई है। विकास नहीं तो क्या है? नीरज जी, हाँ। आप जितना पॉइंट आपने अभी बताया, हाँ। मैं सब पॉइंट मैं मानता हूँ। मैं और भी बता रहा हूँ, न्यूज 18 नेटवर्क में मैंने एक बात कहा, 370 और 35A के खिलाफ मैंने एक बात भी नहीं किया, राम मंदिर के खिलाफ भी मैंने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन मैं एक दुख से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री और देश के राजा है। देखिए प्रधानमंत्री जितने बार टीवी पर दिया तो सोशल मीडिया पे कितना फैल जाता है, कितना कमेंट आता है, आते हैं, लेकिन आज देखिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता का बात कहा, और उसके बाद सोशल मीडिया में, ट्विटर में, हर इंस्टाग्राम में, हर जगह में देखिए उनका बात को लेके ज्यादा कमेंट्स नहीं आया। आज मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कोरोना का जो संकट काल चल रहा है, इस साल में जो पूरा देश जो भूखा मर रहा है, इससे लेकर प्रधानमंत्री का बात लोग नहीं सुन रहे। लेकिन वो आपने जितना पॉइंट आपने बताया मैं सब मानता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मोदी जी काम किया है, लेकिन काम करने का जो तरीका, उनका जो पॉलिसी है, उन पॉलिसी के खिलाफ मैं कहता हूँ। उन्होंने जितना घोषणा किया, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जैसे उन्होंने चाहा वो तो नहीं हुआ, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूं। सर मेरा दुश्मन देवनाथ जी, डिजिटल इंडिया की इससे बड़ी सफलता क्या होगी कि इस समय लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हम लोग भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और क्या है डिजिटल इंडिया इसके अलावा? फिर
ये तो बहुत बड़ी प्रमाण इस समय की सफलता आपको दिख रही डिजिटल इंडिया की। आप सब लोग देखिए कैसे जुड़े हुए हैं, राम मंदिर के खिलाफ एक शब्द ज्यादातर लोग इसमें स्काइप और लाइव ऐप के जरिए जुड़े हुए हैं। यही तो डिजिटल इंडिया है और क्या है। लेकिन जो पूरे देश का जनगण जो चाहते हैं वो तो मोदी जी नहीं दे पाए। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, आज तक नीरज जी मैं वाजपेयी आडवाणी जी के खिलाफ एक शब्द मैं नहीं बोलता हूँ। वाजपेयी आडवाणी जी के खिलाफ, मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ मैं क्यों नहीं बोलता हूँ जी, क्यों नहीं बोलता हूँ मैं? बताइए। पहले सुनना चाहिए। लेकिन मोदी जी अमित शाह के खिलाफ दिल्ली में हो, कनेक्ट प्लेस मोड़ हो, सड़क पर हो, न्यूज 18 नोएडा में हो, बॉम्बे में हो, नीरज जी आपका CNN में हो, मैं हर चैनल में, नेशनल बेंगलुरु चैनल में मैं उनका पॉलिसी के खिलाफ बोलता हूँ। मोदी जी मेरा राजा है, मैं उनका प्रजा हूँ। सर मैं तो देवनाथ जी, मैं तो पॉलिसी की बात कर रहा हूं। मैंने अभी जो आपको आंकड़े गिना, मैं थोड़ी कर रहा हूं कि आप उनके पर्सनल खिलाफ हैं। पॉलिसी जो मैंने गिनाई आपको, जो आलोचना ये हो रही है कि इन्होंने काम क्या किया, वो तो मैंने आपको सामने आंकड़ों के साथ रख दिया। वो आंकड़ा ठीक नहीं है। कैसे नहीं ठीक है आंकड़ा? नहीं, आंकड़ा ठीक नहीं है। वो पॉइंट बाहर का बोल रहा है, देश का आंकड़ा नहीं बोल रहा आशुतोष जी। देश का जो समस्या है वो नहीं बोला। मैं और लास्ट में एक पॉइंट करना चाहता हूँ नीरज जी। हाँ। जो आत्मनिर्भर का जो बात हो रहा है, आत्मनिर्भर सचिन तेंदुलकर भी आत्मनिर्भर थे, सौरभ गांगुली भी आत्मनिर्भर थे, मेरी कॉम भी आत्मनिर्भर थे, जितना प्लेयर्स क्रिकेटर। अरे सर देवनाथ जी, मेरा यही तो आपसे डिफरेंस हुआ था कि आप आत्मनिर्भर को गलत समझ रहे हैं। जो आप कह रहे हैं वैसे तो आशुतोष जी भी आत्मनिर्भर है, वो किसी भी डिपेंडेंट थोड़ी है, हम भी आत्मनिर्भर हैं। मतलब वहां पे वो नहीं है। आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि देश जो है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में, खास तौर पे सोशल स्ट्रक्चर में अपने को मजबूत करे, ये है उसका मतलब। और उसका मतलब थोड़ी सौरभ गांगुली और किसी और से आप कंपेयर करें वो आत्मनिर्भर है कि नहीं है। सचिन तेंदुलकर भी आत्मनिर्भर है। एक लाइन नीरज जी 5 सेकंड बोलने दीजिए। 5 सेकंड बोलिए सर। 5 सेकंड। आत्मनिर्भरता का बात 2014 में क्यों नहीं है, 2019 तक क्यों नहीं है? आज मोदी जी 2 चल रहा है, अभी आत्मनिर्भरता का बात क्यों है? मतलब ये नहीं, मैं जानता हूँ मोदी जी अभी दुख में है, वो परेशान में है, कोरोना को लेकर वो परेशान में, मैं समझता हूँ। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ आत्मनिर्भरता बात और पहले आना चाहिए था पूरे देश में। किसान में आत्मनिर्भर। अरे हर्षवर्धन भाई बताओ ये आत्मनिर्भरता क्या है? बादल जी को अभी भी कंफ्यूजन है। बताइए फटाफट बताइए, समय कम है, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। इसका एक सवाल जेटली से मिलूंगा मैं। देखिए मैं सिर्फ एक मिनट में अपनी बात कह दूंगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा पक्के तौर पर। एक बात तो ये कि आज की बहस से बड़ी डिरेल्ड हो रही है। सब यहाँ दर्शन का भाषण बहुत दे रहे हैं और मैं समझ नहीं पाया कि 70, 50 और 60 का पैमाना कौन है अर्थव्यवस्था में। मैंने तो नहीं देखा, मैं भी सामान्य विद्यार्थी हूँ अर्थशास्त्र का। एक आंकड़ा जिस पर बात करनी चाहिए, जिसको मैं कह रहा हूं कि उस पर ध्यान से सुनिए, सभी लोग सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। किसान चिल्लाते रहते हैं, जब उसका भला होता है तो सारी राजनीतिक पार्टियां और विश्लेषक उस आंकड़े को गोल कर जाते हैं। जिस चौथी तिमाही के अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की बात हो रही है 3.1%, निश्चित तौर पर सबको उम्मीद जो कहेंगे आशंका थी वो इससे भी कम थी, लेकिन 3.1% हुआ जब दुनिया के दूसरे देशों में -8, -7, -6 की तरफ भी गया है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कई जगह। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि इसी तिमाही में 5.9 की एग्रीकल्चर ग्रोथ है, जिसकी चर्चा देश में कोई नहीं कर रहा। सारे किसानों के पैरोकार अचानक हाय किसान चिल्लाते हैं। दरअसल ये जो है ना, ये दोहरापन जो जीवन में जीने का है, जब जो जी हर्षवर्धन पॉइंट आपने रख दिया। बात करना मुझे लगता है कि ये ज्यादा खतरनाक है। जो देश के बड़े अर्थशास्त्री थे, एग्री अर्थशास्त्री थे, उनको भी लगता था कि 2% से ज्यादा कृषि ग्रोथ नहीं आएगी 2.2 के सामने, लेकिन वो 5.9 आई। और इस बार भी फसल बड़ी रोबस्ट हुई है। तो जो Q1 का आंकड़ा आएगा, यानी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही का जो एग्री आंकड़ा आएगा, वो भी जो तमाम इकोनॉमिस्ट हैं उनकी उम्मीद से बहुत बेहतर आने वाला है। 30 सेकंड राजीव जेटली आपके लिए और 30 सेकंड अखिलेश जी के लिए। 30 सेकंड से प्लीज ज्यादा मत बोलिएगा, समय एकदम नहीं है। बोलिए, उन्हीं को बुलाने चलता हूं मैं, क्या करना है? मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, जो अभी तक चाइना से रॉ मटेरियल खरीदती थी, उन्होंने वो रॉ मटेरियल खरीदना बंद कर दिया है। रॉ मटेरियल के लिए भी उन्होंने अपने यूनिट यहाँ लगा दिए हैं। गुजरात की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं
जिन्होंने पूरा संबंध चाइना से तोड़ दिया, तो उसे कहते हैं हम आत्मनिर्भर। ये बार बार जो आत्मनिर्भर को लेकर कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारा स्टार्टअप जो आगे बढ़ना चाहता है, जिसके तहत वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं, जो स्टार्टअप जिसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने करी थी, देश के पास चुनौतियां थी। 18 लाख रुपए का वेंटिलेटर आता था, उसकी कॉस्ट लगभग 3 लाख रुपए भारत के अंदर पड़ी, जिसको ऑटोमोबाइल कंपनियों ने बनाया। इसे आत्मनिर्भर भारत जी ठीक है सर, 30 सेकंड हो गए सर, 30 सेकंड हो गए। अखिलेश जी 30 सेकंड आपके लिए। सर अखिलेश जी। देखिए, अभी मैं सुन रहा था हर्षवर्धन जी को, कृषि के बारे में बहुत बता रहे थे। हर्षवर्धन जी, पता है आपको उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का इस साल का कितना बकाया है? 16,000 करोड़ रुपए। कौन पेमेंट करेगा? आप करेंगे कि योगी जी करेंगे? अखिलेश जी, आपको पता है कि इस सरकार ने कितना एरियर दिया है? अरे झूठ मत बोला कीजिए भाई। अखिलेश जी, आपकी आदत ये बड़ी विचित्र है, आप कोई भी आंकड़ा उठाकर कहीं डाल देते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए, झूठ मत बोलिएगा, ईमानदारी से बताइए, एरियर कितना था, कितना कम हो गया? जाने दो, रोना धोना बंद करो। नहीं, सुन नहीं सकते हो तो नहीं आना चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ बंद करो। मैं भी जो समझा रहा हूँ, अहंकार है, यही अहंकार है। नहीं, अगर गलत तरीके से बात करोगे तो अखिलेश सिंह, ये सुनने के लिए मैं नहीं हूँ। जो मैं कह रहा हूँ सलीके से बात, नहीं बकाया नहीं है, गलत तरीके से बात नहीं। अपना तरीका ठीक रखिए। ये क्या तरीका है कि पता नहीं है? बकाया कहिए नहीं है बकाया। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप सच सच बता दीजिए। आप बता दीजिए कि गन्ना किसानों का कितना बकाया था और कितना बचा है, बताइए जी। अच्छा, बताइए मुझे ना। समय खत्म हो गया है अखिलेश जी और हर्षवर्धन जी, समय खत्म हो गया है। मैं माफी चाहूंगा दोनों लोगों से, समय मेरा शो का एकदम खत्म हो गया है। पूरी जो चर्चा है वो आंकड़ों में उलझ कर न रह जाए, इसलिए मैं ये बाद में अंत में सिर्फ एक बात कह सकता हूँ, यहाँ हम लोगों की डिबेट से शायद उतना आउटकम न निकले। असली मुहर लगती है चुनाव में, और जो लगातार मोदी जी भारी बहुमत से जीत के आते हैं, तो इसलिए जो अखिलेश जी कह रहे थे कि विश्वसनीयता ज़बरदस्त है उनकी और पॉलिसी को लोग अप्रूवल दे रहे हैं, इसीलिए वो जीत के आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। देखते रहिए CNBC आवाज़।